सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद और आशा करता हूं काफी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में आपको क्या करवाया था? क्योंकि होली के बाद जस्ट अभी क्लास हो रही है ना, अदिश क्षेत्र करवा दिया था। ठीक है। पृथ्वी का घनत्व है कमरे के ताप पे के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित किया जा सकता है ना। थोड़ा सा ढंग से लिखा करो भाई, है ना, अच्छे से, थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से। हाँ, एक बार ध्यान दीजिए। आपको ये स्केलर फील्ड चल रहा था ना, स्केलर फील्ड के लिए दो एग्जाम्पल हो। सम अगर बोर्ड पे देखना सारे बच्चे, ये दो इक्वी पोटेंशियल, या आप इनको सम अदिश पृष्ठ बोल सकते हो या सम विभव पृष्ठ, जिन पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, सभी पूरे पृष्ठ के ऊपर क्या होगी? सेम। ध्यान से तुम ना, जो लास्ट क्लास के अंदर करवाया था उससे जस्ट आगे एग्जाम्पल ही चल रहे हैं। हाँ, क्या करना आपको? सम विभव पृष्ठ यानी सम अदिश पृष्ठ या सम विभव पृष्ठ, ऐसे पृष्ठ जिनके ऊपर क्या हो, आपकी पोटेंशियल पूरे के ऊपर क्या हो? सेम हो। जैसे इसके ऊपर यदि इसमें दो पृष्ठ है, ठीक है, एक पृष्ठ ये अंदर वाला है और एक पृष्ठ वो बाहर वाला है। सिर्फ पहले वाले पृष्ठ के ऊपर मैं कहूं आपको, इसके ऊपर पोटेंशियल φ1 है, तो इस पूरे पृष्ठ के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा? φ1। कहीं पे भी चेक कर लो। ऐसे सरफेस को, जिसके पूरे सरफेस के ऊपर विभव समान रहे, ऐसे पृष्ठों को बोलते हैं हम सम विभव पृष्ठ, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या बोलते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। दूसरे वाले पे यदि मैं बात करूं तुम्हें कि कितना है इस पे पृष्ठ पे φ2, तो इस पूरे बाहर वाले पे कितना रहेगा? φ2। इसे बोलेंगे सम विभव पृष्ठ। क्या बोलेंगे इसको? सम विभव पृष्ठ, या इसको क्या बोलते हैं भाई? सम अदिश पृष्ठ। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? सम अदिश पृष्ठ, इक्वी। पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। दूसरा एग्जांपल और, जैसे ये आपके दो पृष्ठ और हैं, एक पृष्ठ ये है और एक पृष्ठ ये है। इस पे φ1 है और दूसरे वाले पे φ2 है। ये भी कौन से पृष्ठ है? सम विभव पृष्ठ, या इन्हें बोलते सम अदिश पृष्ठ। सम अदिश पृष्ठ, इक्वी पोटेंशियल सरफेस या इक्वी स्केलर सरफेस। ये दोनों एक डायग्राम उस जहां पे आपने छोड़ा था उसके जस्ट नीचे उतारे और आगे वाली हेडिंग डाले सम सदिश क्षेत्र वेक्टर फील्ड। आगे वाली हेडिंग डाल देना सदिश क्षेत्र फटाफट लिखो। उसके बाद हेडिंग डाल देना सदिश क्षेत्र। वेक्टर फील्ड, फील्ड तो मैंने समझा ही दिया, तो तुम्हें क्या होता है? सेम एक टाइप में ये आपका सदिश पृष्ठ हो जाए, सदिश फील्ड हो जाएगा, सदिश क्षेत्र।
डेफिनेशन वही है पीछे वाली, क्या? वह क्षेत्र जिसमें दिए गए समय पर एक सदिश राशि पूर्णतः परिभाषित हो। समझ गए मेरी बात? उसमें अदिश राशि को परिभाषित कर रहे थे, इसमें किसको करेंगे? सदिश राशि। डायग्राम बना लिया, नीचे हेडिंग डालो सदिश क्षेत्र और लिखो इसके अंदर सदिश क्षेत्र लिखो। वह क्षेत्र जिसमें एक सदिश राशि को, वह क्षेत्र जिसमें एक सदिश राशि को, वह क्षेत्र जिसमें एक सदिश राशि को सदिश राशि को दिए गए समय पर दिए गए समय पर दिए गए समय पर प्रत्येक बिंदु पर पूर्णतः ब्रैकेट में लिखना है इसके, पूर्णतः ब्रैकेट में लिखना दिशा व परिमाण दिशा व परिमाण ब्रैकेट बंद करो परिभाषित किया जा सके, परिभाषित किया जा सके, परिभाषित किया जा सके सदिश क्षेत्र कहलाता है। सदिश क्षेत्र कहलाता है। एग्जाम्पल लिखो, दिशा सूचक यंत्र की सुई पर बल, दिशा सूचक यंत्र की सुई पर बल ठीक है, बताते ये आपके 11th-12th क्लास के अंदर प्रैक्टिकल भी होता था, दिशा सूचक यंत्र की सुई पर बल बताएंगे। लिखो इंग्लिश मीडियम वाले वेक्टर फील्ड लिखो, a region of space in which a region of space in which a region of space in which a vector quantity is well defined, a vector quantity is well defined at all points and have a unique direction at any instant is called vector field, एग्जाम्पल लिखो, फोर्स ऑन ए कंपास नीडल, फोर्स ऑन ए कंपास नीडल, फोर्स ऑन ए कंपास नीडल। इसको दो तरीके से समझे बेटा, एक बार बोर्ड पे आना। सर कैसे? देखो आज इस टाइम जो मॉडर्न जमाने में जो है, पहले आपको जो दर्शाया जाता था कुछ ऐसे दर्शाया जाता था, जैसे आप उस नीडल के पास में ले जाते थे फोर्स फील होता था, और वो कैसे शो करते थे? एरो टाइप में। कैसे? एरो। ये एरो क्या बताता था? उसका मैग्नीट्यूड। और ये उसको क्या बताता थी? उसकी डायरेक्शन। ये कुछ ऐसे होता था,
कुछ इसी तरीके से। इस तरीके से। बट आज के जमाने में जो दिखाया जाता है वो कुछ ऐसे दिखाया जाता है। ऐसे। तो सर इसके ऊपर कैसे निकालें? इसके किसी भी बिंदु पर अपन टेंजेंट डालेंगे ना, टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखा, उस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी वो टेंजेंट। किसकी बताएगी? फील्ड की डायरेक्शन को। उतारो एग्जांपल ये फटाफट। और ये तुम्हारे सिलेबस की बात नहीं है, ये इसके अंदर नहीं लिखना है। यहां नोट डाल के साइड में एक चीज लिख लेना, इधर वाले पॉइंट की, जो याद रहे। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले एक ही, बस अपनी भाषा में लिखना है इसको। लिखो, इसमें किसी भी पॉइंट पर, ऐसे ही लिखना है जैसे मैं लिखा रहा हूं, इसमें किसी भी पॉइंट पर फील्ड की दिशा इसमें किसी भी पॉइंट पर फील्ड की दिशा उस पॉइंट पर टेंजेंट डालकर दी जाती है। टेंजेंट डालकर दी जाती है, स्पर्श रेखा डालकर दी जाती है की बात है ना। टेंजेंट डालकर दी जाती है, ठीक है। अब आगे वाली हेडिंग डाल लीजिए। लिखो, सदिश क्षेत्र मुख्य दो प्रकार के होते हैं। सदिश क्षेत्र मुख्य दो प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में लिखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर फील्ड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर फील्ड। पहला लिखो, समरूप सदिश क्षेत्र। समरूप सदिश क्षेत्र, यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड। दूसरा लिखो, असमरूप सदिश क्षेत्र, नॉन यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड। अब फर्स्ट हेडिंग डालो, समरूप सदिश क्षेत्र। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर फील्ड लिख लिया। पहला यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड। लिखो, सेम सी डेफिनेशन है, कुछ भी थोड़ा सा चेंज में रहे। पहला लिखो, समरूप सदिश क्षेत्र के अंदर लिखो, वह क्षेत्र जिसमें बल रेखा समांतर, वह सदिश क्षेत्र, सॉरी वह क्षेत्र, ऐसे लिखना, वह क्षेत्र जिसमें बल रेखा समांतर कोमा समान दिशा में कोमा समान दूरी पर स्थित हो। समान दिशा में कोमा समान दूरी पर स्थित हो, समरूप सदिश क्षेत्र कहलाता है। एग्जाम्पल बताओ इसका। पैरेलल कैपेसिटर प्लेट देखी हुई है, पैरेलल, दो समांतर आवेशित चालक प्लेटों के मध्य, जो मध्य में जो क्षेत्र होता है ना, वो कैसा होता है? समरूप। केवल मध्य में, यदि उसकी बाउंड्री पे बात किया जाए तो बाउंड्री के ऊपर क्या नहीं होता, वो समरूप नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखिए भाई। कैसे? देखो, जैसे दो पैरेलल प्लेट्स हैं, चार्ज्ड, क्या है? आवेशित। तो एक मान लो इस पे प्लस है, इस पे
और इस पे क्या है, माइनस। तो जो बल रेखाएं होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है, वो कहां से कहां निकलती हैं, प्लस से माइनस, या कहां से कहां, प्लस से माइनस। और कैसे होती हैं, ऐसे। तो क्या होती हैं, समान होती हैं, समान दूरी पे होती हैं। तो इसके जो मध्य में जो क्षेत्र होता है वो कौन सा होता है, समरूप, और जो किनारों पे असमरूप। यहां की बात की जाए तो कौन सा होता है, समरूप सदिश क्षेत्र। यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड। बनाओ डायग्राम, और इंग्लिश मीडियम वाले को फटाफट लिखो, यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड के अंदर लिखो, ए फील्ड इन विच द वैल्यू ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ, द वैल्यू ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ is same at all points is called uniform vector field। नीचे एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखना इंग्लिश मीडियम वाले लिखो, यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड एग्जिस्ट बिटवीन, यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड एग्जिस्ट बिटवीन, एग्जिस्ट ठीक है, यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड एग्जिस्ट बिटवीन टू पैरेलल चार्ज प्लेट, पैरेलल चार्ज प्लेट with opposite charges, हिंदी मीडियम वाली लिखो रे, इसके ब्रैकेट में लिख लेना, लिखो इसके ब्रैकेट में, दो समांतर आवेशित चालक प्लेटों के मध्य, दो समांतर आवेशित चालक प्लेटों के मध्य समरूप क्षेत्र होता है, समरूप क्षेत्र होता है। आगे वाले हेडिंग डालो रे, नॉन यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड, असमरूप सदिश क्षेत्र, असमरूप सदिश क्षेत्र। और लिखो इसके अंदर, वह क्षेत्र जिसमें बल रेखाएं, वह सदिश क्षेत्र जिसमें बल रेखाएं समान दिशा में न हो, समान दिशा में न हो, समान दिशा में न हो, कोमा असमरूप सदिश क्षेत्र कहलाता है, असमरूप सदिश क्षेत्र कहलाता है। नॉन यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड, इंग्लिश में लिखो, a field in which the value of field strength, a field in which the value of field strength is not same at
all points comma is called non-uniform vector field, is called non-uniform vector field, is called non-uniform vector field. इसमें क्या होगा बेटा, देखो जैसे इसमें क्या होगा, ये जो फील्ड स्ट्रेंथ होगी ना, कोई बड़ी होगी कोई छोटी होगी, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे होगी, बराबर नहीं होंगी, समान दूरी पे नहीं होंगी, कुछ ऐसे होगी. बनाओ ये डायग्राम और ब्रैकेट में लिखना नॉन यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड. और अब ये 3 डेरिवेशन स्टार्ट होंगे रे भाई. क्या स्टार्ट होंगे? 3 डेरिवेशन. और ये 3 डेरिवेशन आपके एक बात ध्यान रखना है, ये तीनों डेरिवेशनों में से एक डेरिवेशन आपको पक्का देखने के लिए मिलेगा आपके एग्जाम में. ठीक है, इन तीनों डेरिवेशनों में से एक पहला डेरिवेशन अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं. इस बात का ध्यान रखना, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, अदिश क्षेत्र की प्रवणता. बड़ा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अदिश क्षेत्र की प्रवणता. तीन चीज मैंने तुम्हें बताई थी. क्या बताई थी? प्रवणता, डाइवर्जेंस और कर्ल. ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड बताई थी कि नहीं बताई थी? ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है. डालो हेडिंग. ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड. अदिश क्षेत्र की प्रवणता इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से अभी एक. वैसे तो यदि डेल ऑपरेटर की बात की जाए तो डेल ऑपरेटर तो आपने पढ़ा है. यदि डेल के साथ कोई भी ऑपरेशन नहीं होता उसे क्या बोलते हैं हम? ग्रेडियंट. पर इसको लिखने का तरीका देखो, यहां ओब्लिक डाल के इसी ब्रैकेट में और ऐसे लिखेंगे GRAD, ग्रेड और फाई. कैसे लिखा जाता है? ग्रेड फाई. कैसे लिखा जाएगा? ग्रेड फाई. या इसका दूसरा तरीका है लिखने का कि इसको या तो डेल और आगे फाई. ध्यान रखना कोई भी ऑपरेशन इसके अंदर नहीं इंक्लूड है. तो लिखने का तरीका कैसे? ग्रेड फाई या डेल फाई. जब भी ग्रेडियंट आएगा ये दोनों चीजों में से कोई चीज एक लिखी हुई आपको मिलेगी. अब इसके अंदर तुम्हें मैंने पहले दिन भी बताया था कि जरा चेक करो, ये ऐसे लिखा हुआ है डेल और फाई. ये जो क्वांटिटी आ रही है कैसी है आपकी? अदिश. कैसा है? अदिश. यहां पे कैसा आएगा? अदिश यानी स्केलर. कैसा आएगा रे? स्केलर. और ये क्या है आपका? डेल ऑपरेटर, डेल संकारक. डेल, और जब ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगी? क्वांटिटी वेक्टर यानी सदिश. तो इसको पहले हेडिंग क्या डली हुई है चेक करो, अदिश क्षेत्र की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड. तो हमेशा ग्रेडियंट स्केलर की ली जाएगी और हमें मिलेगा क्या? वेक्टर. तो आपसे पूछा जाए ग्रेडियंट क्या है एक, तो बोलोगे एक वेक्टर क्वांटिटी है ग्रेडियंट. क्या है? वेक्टर. समझ गए मेरी बात?
अब आप एक काम करो, इसकी डेफिनेशन लिखो, फिर इसका डेरिवेशन करते हैं। लिखो, अदिश क्षेत्र में अदिश फलन के अधिकतम परिवर्तन की दर, अदिश क्षेत्र में अदिश फलन के अधिकतम परिवर्तन की दर अदिश क्षेत्र में अदिश फलन में अधिकतम परिवर्तन की दर उस अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहलाती है। उस अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहलाती है। क्या बोला इसने कि एक स्केलर फील्ड है, उसमें एक स्केलर क्वांटिटी है, और उस स्केलर क्वांटिटी में जो मैक्सिमम चेंज है ना, वही क्या कहलाता है आपका, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। और लगाओ बीच में और दूसरी डेफिनेशन लिखो, इसमें और लगाओ बीच में और दूसरी डेफिनेशन लिखो, और लिखो अदिश राशि का दूरी के साथ अधिकतम परिवर्तन, अदिश राशि का दूरी के साथ अधिकतम परिवर्तन, अदिश राशि का दूरी के साथ अधिकतम परिवर्तन को अदिश क्षेत्र की प्रवणता के रूप में, अदिश क्षेत्र की प्रवणता के रूप में परिभाषित किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। अब तुम एक मिनट रुक जाना, ठीक है। सेम बात है ये भी। इसमें क्या बोला कि एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका जो डिस्टेंस है उसके साथ जो मैक्सिमम चेंज है वो किसके रूप में डिफाइन किया जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड के रूप में, और अदिश क्षेत्र की प्रवणता के रूप में। ऊपर भी तो हम यही बोल रहे हैं कि अदिश क्षेत्र में अदिश राशि में जो अधिकतम परिवर्तन है वो किसके रूप में परिभाषित होता है, अदिश क्षेत्र की प्रवणता के रूप में, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड इंग्लिश में लिखो। फर्स्ट एग्जांपल लिखो, टू स्केलर फील्ड, यस ऐसे लिखो, इन स्केलर फील्ड, ऐसे लिखो, इन स्केलर फील्ड, इन स्केलर फील्ड कॉमा, इन स्केलर फील्ड कॉमा द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ, द मैक्सिमम चेंज ऑफ, एक मिनट वेट कर, हाँ लिखो, इन स्केलर फील्ड कॉमा, इन स्केलर फील्ड कॉमा द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर क्वांटिटी, ऑफ स्केलर क्वांटिटी is called gradient of scalar field, is called gradient of scalar field.
हाँ जी, बीच में और डालना और डाल के लिखो, और डाल के लिखो। मैक्सिमम चेंज इन स्केलर क्वांटिटी, दूसरी डेफिनेशन, मैक्सिमम चेंज इन स्केलर क्वांटिटी with respect to distance, with respect to distance is defined as gradient, with respect to distance is defined as gradient of scalar field. Maximum change in scalar quantity with respect to distance is defined as gradient of scalar field. Gradient of scalar field. अब आओ, क्या बोला गया? दोनों एक ही बात है। एक में बोल रहा है कि जो अदिश क्षेत्र है उसमें अदिश राशि में अधिकतम परिवर्तन आपका क्या कहलाता है? अदिश क्षेत्र की प्रवणता। यानी इन स्केलर फील्ड मैक्सिमम चेंज इन स्केलर क्वांटिटीज कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। दूसरा एक ही बात है, वो बोल रहा है कि स्केलर फील्ड के अंदर, स्केलर क्वांटिटी के अंदर डिस्टेंस के साथ जो मैक्सिमम चेंज है वो किस क्वांटिटी के रूप में डिफाइंड हो रहा है? ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड के रूप में, अदिश क्षेत्र की प्रवणता के रूप में। इसको कैसे लिखा जाता है? दोनों चीज लिखने की चीज एक है, देखो इसको लिखा जाएगा जी आर ए डी, ग्रेड फाई या फिर डेल फाई, लिख दिया। अब ये है क्या चीज? ये है स्केलर क्वांटिटी। तो फॉर एग्जांपल स्केलर क्वांटिटी मेरा फाई है और उसमें चेंज डिस्टेंस के साथ एन, पर ध्यान रखना ये एन दूरी है और ये एन कैप यूनिट वेक्टर है, एन कैप यूनिट वेक्टर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी मैं एक डिब्बा बना देता हूं, एक सेकंड रुक जाओ तो। ये दोनों अलग अलग लिखने हैं आपको, ठीक है? अब देखो, तुम्हें पता है इसके अंदर जो चीज आएगी वो स्केलर आएगी और फिर जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? वेक्टर मिलेगा। ग्रेड फाई डेल फाई, यानी उस फाई का दूरी के साथ चेंज पर यह आएगा एन कैप, दिशा आ गई, जहां एन क्या है? दूरी, डिस्टेंस। जहां एन क्या है? दूरी यानी डिस्टेंस। डिस्टेंस पहले आप नीचे ये उतारेंगे और फिर नीचे ये उतारेंगे। अब इसे हमें प्रूफ करना है, हमें क्या करना है? मैथमेटिकली प्रूफ करना है। तो अब आगे पहले ये उतारो, फिर लिखो मैथमेटिकल एनालिसिस, गणितीय विश्लेषण, गणितीय विश्लेषण। उतारो भाई डायग्राम, उतार, ये दोनों उतार के फिर बताओ, और अलग सेटिंग डालना, मैथमेटिकल एनालिसिस, गणितीय विश्लेषण।
कर लिया सभी ने, पहले ये और ये। अब ये क्या है, एक सदिश राशि है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नीचे एक एरो डाल के लिखो, यह एक सदिश राशि है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब हेडिंग डालो, गणितीय विश्लेषण, मैथमेटिकल एनालिसिस। तो आज की जो क्लास थी वो सुबह सुबह वाली थोड़ा सा लेट स्टार्ट होती है, क्योंकि 7 बजे वाली जो क्लास होती है ना वो कई बार लेट हो जाती है, ठीक है। तो अब ध्यान रखें, कंटिन्यू क्लासेस है आपकी, किसी प्रकार का कोई ऑफ नहीं है। तो जब तक कोई ऑफ नहीं है फटाफट अपनी क्लासेस कंप्लीट करेंगे। यूनिट फर्स्ट थोड़ा सा लेंदी है, संडे के दिन जो क्लास है उसमें अपनी यूनिट फोर्थ चलेगी इस बार, ठीक है। ध्यान रखना वो थोड़ी सेपरेट यूनिट है, 2 यूनिट साथ में चला गए। इस बार तुम्हारा रिवीजन वगैरह सब कुछ पूरा प्रीपेड करवा के चलूंगा। जैसे ही पहले से आपको, जैसे यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो इसके टेस्ट मिल जाएगा, यूनिट सेकंड खत्म हो इसका टेस्ट मिल जाएगा, साथ में ही उसके न्यूमेरिकल हर टॉपिक है। जैसे टॉपिक खत्म होगा इसके सारे न्यूमेरिकल एक साथ करवाए, ठीक है। आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण बेटा।